गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज के इस लेक्चर 6 में हम लोग लेक्चर 5 के बाद लेक्चर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, हम इस लेक्चर में मेनली पढ़ने वाले हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन और इटली की यूनिफिकेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, जहाँ पे हमने देखा था बहुत सारा केस 1848 ईयर का, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पूरे यूरोप में बढ़ गया था और एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, सारे चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगे थे, सबके बीच में हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट होने लगा था। और साथ ही में हमने पढ़ा था जर्मन का भी केस, जहाँ पे एक बार ट्राई हुआ था कि एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के थ्रू एक पार्लियामेंट को बिठाया जाए जहाँ पे जो रूल हो जर्मन पे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, बट ऐसा नहीं हो पाया। जो मिलिट्री थी, ठीक है, जो अरिस्टोक्रेट थे, इन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ को, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो पहल थी, इसको दबा दिया गया था। तो उसके आगे हम लोग 1848 के स्टोरी के बाद लेक्चर 5 के बाद हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर 6, और लेक्चर 6 में हम देखने वाले द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सबसे पहले हम केस पढ़ने वाले जर्मनी की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, यानी कि किसी भी देश का जो आर्मी है, क्या वो उस नेशन का आर्किटेक्ट हो सकता है, यानी क्या वो उस नेशन को चला सकता है, क्या वो ये बता सकता है कि हाँ नेशन में क्या होने वाला है, यानी कि आर्मी ही हेड हो। ठीक है, तो ऐसा केस हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी में। ठीक है, देखिए, आफ्टर 1848, यानी कि 1848 ईयर था, उसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। जो नेशनलिज्म इन यूरोप था 1848 के बाद, जब बहुत ज़्यादा सरप्रेस हुआ था, ठीक है, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आया था, उसके बाद यूरोप का जो नेशनलिज्म था वो काफ़ी दूर दिख रहा था। ठीक है, ये काफ़ी दूर दिख रहा था लोगों को कि अब यूरोप में नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है एरिस्टोक्रेट के थ्रू। ठीक है, साथ ही साथ में जो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था ये भी काफी दूर जा रहा था। ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के लोग थे वो हमेशा जो कंजर्वेटिव टाइप के माइंड थे, यानी कि जो ऐसा सोचते थे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, इनके द्वारा हमेशा दबा दिया जाता था। कौन? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। क्यों दबाया जाता था? इसलिए दबाया जाता था ताकि ये अपने ये जो कंजर्वेटिव्स में खुद का जो स्टेट पावर है उसको प्रमोट कर सके और साथ ही साथ में पूरे यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन ले सके, इसलिए ये काम ये करते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन, यानी कि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था यूरोप में 1848 के बाद काफी दूर जा चुका था। साथ ही में प्रजातंत्र और रिवॉल्यूशन का भी जो कॉन्सेप्ट था वो भी काफी दूर जा चुका था। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे वो किसके द्वारा दबाए जा रहे थे? वो दबाए जा रहे थे कंजर्वेटिज्म के द्वारा, जो कि पूरे यूरोप पे राज्य करना चाहते थे, अपना पावर बढ़ाना चाहते थे, और साथ ही में जो पॉलिटिकल डोमिनेशन यानी राजनीतिक जो हिस्सा है उनका, उस पे दबदबा पाना चाहते थे। तो ये वैसे लोग के सेंटिमेंट को दबाते थे जो भी ऐसा सोचते थे कि नेशनलिज्म जो है वो होना चाहिए, जो पूरा देश है वो मोनार्कियल फॉर्म के अंडर में नहीं रहना चाहिए, वो रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म के अंडर में। ठीक है, तो आपने देखा था एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेर वाइड स्प्रेड अमॉन्ग मिडिल क्लास जर्मन। आपने देखा कि जब जर्मन की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात आई थी 1848 में, फिर से हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके पास नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा था। वाइड स्प्रेड मतलब उनमें फैला हुआ था, यानी कि जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, जो प्रोफेसर थे, जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, इन सबके माइंड में जो नेशनलिस्ट वाली फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ही था। ठीक है, जिन्होंने 1848 में ट्राई किया था इस फीलिंग को यूनाइट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। कहाँ पे? जर्मन कॉन्फेडरेशन के, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट जो था, ठीक है, जर्मन कितने में बटा था? 39 स्टेट में बटा था, जिसका हिस्सा एक प्रूसिया भी है। ठीक है, तो इन सारे को यूनाइट करने का एक पहल ट्राई किया गया था 1848 में, जिसको कंजर्वेटिव्स ने दबा दिया। ठीक है, वहां पे उन्होंने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है, 900 समथिंग जो लोग थे, इनको इलेक्ट किया गया था इस पार्लियामेंट के सदस्य के तौर पे, और इस पार्लियामेंट का नाम रखा गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, क्योंकि ये उसी जगह पे हुआ था, चर्च ऑफ सेंट पॉल टी में हुआ था। ठीक है, इसका जो डिस्कशन है वो हमने लास्ट लेक्चर 5 में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जर्मन के बीच में, बहुत जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। ठीक है, यानी कि जर्मन के जो लोग थे मिडिल क्लास खास करके, इनके मन में था कि हाँ हमें यूनाइटेड होना है। ठीक है, इनके मन में नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, The liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces, यानी कि ये लोग जो सोचते थे लिबरल इनिशिएटिव, यानी कि जो ये फ्रीडम का सोच रहे थे, ये जो
ख्वाब पाल रहे थे, इन्हें हमेशा दबाया जाता था कंबाइंड फोर्सेस। कंबाइंड फोर्सेस किस किस चीज़ की कंबाइंड फोर्सेस? तो मोनार्की और मिलिट्री, यानी कि जो राजा है, ठीक है, जो किंग है, उसका जो रूल है, और साथ ही में जो मिलिट्री है, ये दोनों आपस में मिले हुए थे जर्मन के केस में, ठीक है। और साथ ही में इनको सपोर्ट मिलता था उनका जो थे लार्ज लैंड ओनर, कहाँ के? जो कि प्रूसिया के लार्ज लैंड ओनर, ठीक है, जो जमींदार लोग थे प्रूसिया के, उनका सपोर्ट मिला था किसे? मोनार्की को और मिलिट्री को, ताकि ये सब मिलके किसको दबाते थे? उनको दबाते थे जिनके मन में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे जर्मन के अंदर में, 39 कन्फेडरेशन के अंदर में। साथ में वो लोग भी सपोर्ट कर गए। हमने ये देखा था कि जो जर्मन का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, इसमें मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा थे। तो मिडिल क्लास के लोग ने जो छोटे-मोटे वर्कर्स है, जैसे कि आर्टिसंस हो गए, डांसर्स हो गए, ठीक है, पोएट, सिंगर्स, इन लोग का जो डिमांड था, इनको इग्नोर कर दिया, जिस कारण ये लोग भी बाद में जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, इसके खिलाफ हो गए या फिर सपोर्ट करना छोड़ दिए। तो इन लोग का भी सपोर्ट जाके कहीं न कहीं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मिला। तो यहाँ पे ये लोग स्ट्रॉन्ग हुए और फिर ये आसानी से जो इनका नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का प्लान था, उसको ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। किसने? कंबाइंड फोर्सेस, मोनार्की एंड द मिलिट्री ने, ठीक है। फ्रॉम देन, तब से क्या हुआ कि प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि तब से ही क्या हुआ, जो जर्मन कन्फेडरेशन में प्रूसिया था, प्रूसिया के भी किंग के बारे में हमने पढ़ा कि जब किंग के पास ये प्रस्ताव गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, तो उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट करके दूसरे किंग्स को ज्वाइन कर लिया। तो प्रूसिया के लैंड ओनर्स, किंग्स, ये सारे सपोर्ट में थे। तो अब ये जो दबाया जा रहा था, तो इसमें हेड किसको रखा गया था? प्रूसिया को, यानी कि ये जो मूवमेंट चल रहा था उसके हेड था, उसका हेड था प्रूसिया देश, ठीक है। इस नेशनल यूनिफिकेशन का अब जो प्रोसेस चल रहा था, ये था प्रूसिया के लीडरशिप में, ठीक है। इस चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy, यानी कि इस पूरे प्रोसेस की, यानी कि अब जो नेशनल यूनिफिकेशन होने वाला है जर्मन का, वो लोग के जो नेशनलिस्ट है उनके थ्रू नहीं, अब ये जो किंग है, ठीक है, जो प्रूसिया के किंग है, जो चीफ मिनिस्टर है, इन लोग के थ्रू ही ये जो नेशनल यूनिफिकेशन है वो होगा। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, ठीक है, क्या आर्मी हो सकता है? तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये पूरे प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस हुआ जर्मनी में, इस पूरे प्रोसेस के यही आर्किटेक्ट थे, यानी कि इन्होंने ही कहीं ना कहीं प्लान किया था कि कब कैसे क्या करना है, किसकी मदद से इन्होंने हेल्प किया था? प्रूसियन आर्मी की, यानी कि आर्मी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और साथ ही में ब्यूरोक्रेसी की, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, जो लोग हिसाब किताब रखते, अकाउंट का चीज संभालते, इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इस पूरे प्रोसेस को आर्किटेक्ट किया। 3 वॉर हुए 7 साल में, ठीक है, 7 ईयर में 3 वॉर हुए, ठीक है। 3 वॉर्स हुए 7 ईयर में, किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, इन 3 जगहों से वॉर हुआ प्रूसिया का, ठीक है। और लास्ट में इस तीनों वॉर में प्रूसिया जीत गया। और ये कौन हैंडल कर रहा था? ये हैंडल कर रहे थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे। और इस तरीके से ये 3 वॉर हुआ, यानी कि जब भी ये यूनिफिकेशन की बात आ रही थी, ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देश इस चीज का विरोध कर रहे थे, तो वॉर हुआ 7 साल में, 3 वॉर हुआ। और लास्ट में किसकी जीत हुई? जीत हुई प्रूसिया की। और साथ ही में यहाँ से जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन है वो खत्म हुआ और जर्मन एक यूनिफाइड जो देश है वो बन गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब जर्मन एक यूनिफाइड देश बन गया, 3 वॉर हुआ, ठीक है, ये लंबा प्रोसेस चला, इसके थ्रू लोगों से भी जो रिवोल्ट हुआ उस चीज को भी हैंडल किया गया। उसके बाद जब जर्मन यूनिफाई होने लगा, जब यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो जनवरी 1871 में क्या हुआ कि जो प्रूसिया के राजा थे, यानी कि ये जो पूरा नेशनल यूनिफिकेशन हुआ, उसमें हर जगह प्रूसिया का रोल था। जो काइजर विलियम फर्स्ट के पास जब प्रस्ताव गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, तो उन्होंने वहां से मना करके अदर मोनार्कियल फॉर्म को ज्वाइन कर लिया। ये उनका फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप ये था कि प्रूसियन के जो सारे आर्मी थे वो लीड रोल में थे, और जो चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, ये भी लीड रोल में थे। तो लास्ट में जब जर्मन बन गया, जब जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया, तो जो प्रूसिया के किंग थे विलियम फर्स्ट, इन्हें ही जर्मन एम्पेरर बनाया गया, ठीक है। यानी कि जो प्रूसिया के किंग थे, अब वो पूरे जर्मन के किंग बन चुके थे। एक सेरेमनी हेल्ड हुई वर्सलीज में, ठीक है। वर्सलीज एक प्लेस है जो कि जर्मनी में है। वर्सलीज में एक सेरेमनी हेल्ड हुई कब? जनवरी 1871 में, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, यानी कि 18 जनवरी की बात है 1871 की। बहुत ज़्यादा ही ठंड वाली मॉर्निंग थी, बिटरली कोल्ड, ठीक है, काफ़ी ठंड वाली मॉर्निंग थी। एक असेंबली हुई, ठीक है,
कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, यानी कि ये असेंबली किस लिए हुई? ये असेंबली इसलिए हुई थी कि अब जो जर्मन के स्टेट्स के प्रिंसेस हैं, ठीक है, इनसे कॉम्प्रोमाइजेशन होगा। जो भी लाइक जो जर्मन था वो 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। 39 स्टेट्स के अलग अलग राजा थे, अलग अलग उनका रूल था। तो इसी को कंप्राइज करने के लिए 18 जनवरी 1871 में बुलाया गया, इन लोग से बातचीत किया गया, ठीक है, रूल्स पे बात मनवाया गया। आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन्हें भी चुना गया, ठीक है। प्रूसियन के जो मिनिस्टर्स थे इनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। खासकर किसने इसमें बहुत हेल्प किया था? इसमें हेल्प किया था चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे आए? ये आए अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स में, ठीक है। हॉल ऑफ मिरर्स से ये कहाँ पे? इन पैलेस ऑफ वर्सलीज, पैलेस ऑफ वर्सलीज, ठीक है, वर्सलीज के एक महल में आए टू प्रोक्लेम, ठीक है, तो प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ द प्रूसिया। यानी कि ये सारे इकट्ठा हुए, जो भी आर्मी के चीफ्स थे, जो जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस थे, ठीक है, ये आए, कुछ बात विचार किए प्रूसियन के मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, ये सारे आके जो काइजर विलियम फर्स्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो बात है उसको रिजेक्ट करी थी, जो कि प्रूसिया के राजा थे, क्योंकि प्रूसिया ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में, इसलिए काइजर विलियम फर्स्ट को वहाँ पे उनका उसका राजा 18 जनवरी 1871 में पूरे जर्मनी का राजा, प्रूसिया का राजा था काइजर विलियम फर्स्ट। इन्हें पूरे जर्मनी का राजा, पूरे जर्मनी का एम्पायर हेड किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रूसिया के राजा थे काइजर विलियम फर्स्ट, अब वो पूरे जर्मनी के राजा थे। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूसियन स्टेट पावर। देखिए, इस पूरे जर्मनी के प्रोसेस में हमने देखा कि जो प्रूसिया का पावर है, जो प्रूसिया का दबदबा है, वो कितना ज़्यादा था। तो ये जो प्रोसेस था जर्मनी का, इसने ये दिखाया कि जो प्रूसिया की पावर का दबदबा है, उसका एक एग्जाम्पल इस प्रोसेस में हमें दिखा, ठीक है, जहाँ पे काइजर विलियम फर्स्ट को, जो कि प्रूसिया के किंग थे, पूरे जर्मनी के किंग बनाए गए थे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पैलेस ऑफ वर्सलीज है, इसकी ये फोटो है, ठीक है, एक फोटो है जो बुक में मेंशन्ड है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जर्मन एम्पायर, ठीक है। ये जो जर्मन एम्पायर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जर्मन एम्पायर के बगल में ये रशियन एम्पायर है, ठीक है। ये जो पूरा ब्लू लाइन से कवर्ड है, ये जर्मन एम्पायर है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ठीक है। इधर अगल बगल में फ्रांस भी है, तो ये कहीं ना कहीं इनसे वॉर हुआ, ठीक है, वॉर हुआ, और ये 39 स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बटे हुए थे। बाद में ये प्रूसिया जो था, ये प्रूसिया इतना सारा जो एरिया है वो कवर कर चुका था, ये ब्लू वाला एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि प्रूसिया बहुत बड़ा था, इसका आर्मी भी बहुत ज़्यादा था, तो इसने इस चीज़ को हेड करा, सबसे लड़ा, इसने अपने देश के लोग से भी लड़ा, जो जिसके पास नेशनलिस्ट फीलिंग थी, अगल बगल के एम्पायर से भी ये लड़ाई किया, ठीक है, वॉर किया, और वहाँ पे जीता। और इसके बाद ये क्या किया? ये जर्मनी को यूनिफिकेट कर दिया, ठीक है। ये जर्मनी जो था वो 39 स्टेट से अब एक पूरा देश बन चुका था, ये यूनिफाई हो चुका था। और लास्ट में जो प्रूसिया के किंग थे काइजर विलियम फर्स्ट, उन्हें ही जर्मनी का किंग बनाया गया, ठीक है। आई होप अभी तक ये जो जर्मनी की यूनिफिकेशन आपको क्लियर हुए होगे, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। यानी कि जर्मनी अब जो यूनिफाई होके एक हो गया था, ठीक है, जो किंग है वो बन गया था। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की करेंसी, वहाँ की बैंकिंग, वहाँ की जो लीगल प्रैक्टिसेस थी, वहाँ की जो जुडिशियल प्रैक्टिसेस थी, यानी कि वहाँ के जो कोर्ट्स, बैंक्स, ये सब चीज़ों में प्रैक्टिसेस थे, ये सारा पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। प्रूसियन measures and practices often became a model for the rest of the Germany। यानी कि जो प्रूसिया के जो भी measures थे या फिर जो भी practices थे, ये often क्या हुआ, ये पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया था, ठीक है। ये पूरे जर्मनी के लिए जो प्रूसिया ने जो भी अपनाया इस वॉर को जीतने के लिए, वो एक पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल, ठीक है, एक हीरोइक टाइप का एक स्टोरी बन गया था, ठीक है। अब हम प्रूसिया के बाद हम पढ़ने वाले इटली यूनिफाइड, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। यानी कि जैसे जर्मनी का हिस्ट्री था, वैसे ही इटली का भी बहुत बड़ा हिस्ट्री था उसके पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। राजनीतिक राजनीतिक जो चीजें थी वहाँ पे बहुत ज्यादा थी, ठीक है। कहाँ पे? इटली में। Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire। इटालियंस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग डायनेस्टी में बटे हुए थे। जो जर्मनी था वो भी 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। जो इटली था ये भी अलग-अलग डायनेस्टिक स्टेट और अलग-अलग वहाँ के किंग्स थे, ठीक है। अलग-अलग डायनेस्टिक स्टेट, जैसे कि मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर था ये मल्टीनेशनल, ठीक है। इसी तरीके से जो इटली भी था वो अलग-अलग सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स में बटा हुआ था।
ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, यानी कि 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के मिडल में जो इटली है वो 7 स्टेट में बटा हुआ था। कितने स्टेट में? 7। ठीक है, जिसमें जिसमें कि एक था सार्डिनिया पिडमोंट, was ruled by an Italian princely house, was ruled by an Italian princely house, यानी कि 7 में से जो एक पार्ट था सार्डिनिया पिडमोंट का, इसको कौन हैंडल करता था? इसको हैंडल करते थे इटालियन के प्रिंसली हाउस, यानी कि जो इटली के राजा थे, ठीक है, जो राजघराना था, वो लोग इस पे हैंडल करते थे सार्डिनिया पिडमोंट। ये 7 टुकड़ों में से इटली का एक टुकड़ा था सार्डिनिया पिडमोंट, जिसको हैंडल करते थे इटालियन प्रिंसली हाउस। ठीक है, जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था, यानी कि जो नॉर्थ था इटली का, उसके ऊपर किसका राज्य था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। ठीक है, आपको इसको ध्यान से समझना, ध्यान से याद करना है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? जो सार्डिनिया पिडमोंट था, इस पे किसका हाथ था? इस पे किसका हक था? इटालियन प्रिंसली हाउस का। जो नॉर्थ था, नॉर्थ पे किसका हक था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का। जो सेंटर था, इसको पॉप के थ्रू, जो चर्च के पॉप्स होते हैं ना, जो हेड होते हैं, वो सेंटर पे रूल करते थे। कौन रूल करता था? पॉप रूल करते थे। कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक है, और जो साउदर्न का रीजन था ना, ये डोमिनेशन में था, किसके अंडर में था? बर्बन किंग ऑफ स्पेन, यानी कि स्पेन के जो बर्बन किंग, जो फ्रांस के बर्बन किंग थे, इन्हीं के कुछ डायनेस्टी स्पेन में गए थे, तो वहां के जो बर्बन किंग्स थे ना, इसके अंडर में कौन था? इटली का साउदर्न हिस्सा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जर्मन था, वो जर्मन में सब अलग अलग अपना अपना किंग था। ठीक है, बट यहाँ पे अलग अलग एम्पायर का भी इटली पे है हक। 7 हक में से जो एक है सर्डिनिया पिडमोंट, इस पे इटालियन प्रिंसली हाउस का हक है। ठीक है, और ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग है। ठीक है, इसका दबदबा है। सेंटर में रूल कर रहा है, पॉप रूल कर रहा है, चर्च का हेड है वो रूल कर रहा है। साउदर्न रीजन में कौन रूल कर रहा है? जो स्पेन के बॉर्बन किंग्स हैं वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, यहाँ तक कि जो इटालियन लैंग्वेज था ना, वो भी एक कॉमन फॉर्म नहीं था। इनके पास स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, यानी कि इनके पास जगह जगह पे इनका जो भाषा था वो चेंज हो रहा था। ठीक है, यानी कि एक एग्जैक्ट भाषा जैसे हमारे इंडिया में हिंदी है, वैसा वहाँ पे नहीं था। इटालियन ही लैंग्वेज था, बट जगह जगह पे ये जो लैंग्वेज है वो वेरिएट कर रहा था, यानी कि एक लोग को दूसरे से मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा था, उन्हें कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। 1830s में हमने देखा जो गिसिप मैजिनी थे एट साउथ टू पुट इट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। हमने सबसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पढ़ा कि जो गिसिप मैजिनी है वो एक ऐसे इंसान थे जो कि चाहते थे कि इटली जो है वो यूनिफाई हो जाए। ठीक है, ये चाहते थे कि एक प्रोग्राम हो जिससे जो इटालियन है वो इकट्ठा हो जाए। ठीक है, इन्होंने he had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals, यानी कि इसने सीक्रेट सोसाइटी बनाया। ठीक है, जो ये है गिसिप मैजिनी ने सीक्रेट सोसाइटी बनाया जिसका नाम दिया था यंग इटली, ताकि ये अपने गोल्स को पूरा कर सके, इटली को एक कर सके। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 mean that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। यानी कि जब ये जो गिसिप मैजिनी इन्होंने ट्राई किया था बहुत बारी, और साथ ही में जो सार्डिनिया पिडमोंट के इटालियन जो प्रिंस थे, उन्होंने बहुत बार ट्राई किया, जैसे कि 1831 और 1848 पे, लेकिन ये दोनों बार फेल कर गए। ठीक है, तो अब जो सार्डिनिया पिडमोंट के रूलर थे किंग विक्टर विक्टर इमानुअल सेकंड, जो सार्डिनिया पिडमोंट के कौन रूलर थे किंग विक्टर इमानुअल सेकंड। इन्होंने ट्राई किया इटली को यूनिफाई करने के लिए, बट जब ये 2 बार में नहीं हुआ, ठीक है, विक्टर इमानुअल सेकंड से 2 बार में जब नहीं हुआ, तो इन्होंने ये सोचा कि अब वॉर ही एक ऑप्शन है, एक लड़ाई ही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इटली को एक कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी ने किया। ठीक है, जर्मनी ने भी यही किया, अगल बगल से भी उसने वॉर किया, और साथ ही में अंदर के लोग जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग वाले थे, इनको भी शटअप कराया। राइट, तो देखते हैं, इन द आईज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन यूनिफाइड इटली ऑफर देम टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। यानी कि ये जो विक्टर इमानुअल सेकंड थे, ये इटली को यूनिफाई क्यों करना चाहते थे? ये इसलिए करना चाहते थे, इन लोग को ये लगता था, इनका ये सोचना था कि अगर इटली एक हो जाएगा तो जैसे जर्मन है, ठीक है, जैसे जर्मन का इकोनॉमिक हाई हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वैसे ही इटली में भी जो इकोनॉमिक है, यानी कि जो रोजगार है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, इटली का भी जो पैसा है वो बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी होगा साथ में। ठीक है, यानी राजनीतिक दबदबा भी होगा। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, इनका नाम था कावोर।
ठीक है। ये जो कावोर थे इन्होंने जैसे जर्मनी के चीफ मिनिस्टर ओटो von बिस्मार्क ने मूवमेंट को हेड किया था, वैसे ही इटली में जो चीफ मिनिस्टर थे कावोर, इन्होंने भी मूवमेंट को हेड किया ताकि ये अलग-अलग रीजन्स ऑफ इटली को यूनिफाई कर सके। वाज नीदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट, बट ये जो चीफ मिनिस्टर कावोर थे, ये ना तो कभी एक डेमोक्रेट रह चुके, ना तो कभी कोई प्रजातांत्रिक रह चुके, ना ही कभी ये रिवोल्यूशनरी थे। यानी कि ये रिवोल्यूशनरी भी नहीं थे, ये एक कॉमन चीफ मिनिस्टर थे, नॉर्मल। ठीक है, ये रिवोल्यूशनरी नहीं थे, ना ही डेमोक्रेट थे, ना तो ये सोचते थे कि अचानक से बदला जाए, ना ही ये प्रजातांत्रिक भी सोचते थे। ठीक है, ये किंग जैसा सोचते, वैसा सोचते थे चीफ मिनिस्टर कावोर। ठीक है, इन्होंने हेड किया इटली में वॉर को। ठीक है, जो भी मूवमेंट हुआ वो हेड किए कौन? चीफ मिनिस्टर कावोर। लाइक मेनी सॉरी Like many other wealthy and educated member of Italian, he spoke French much better than he did Italian। यानी कि जैसे जो बाकी वेल्दी लोग, जो धनी लोग और जो एडुकेटेड मेंबर है, ये लोग इटली बोलते थे, लेकिन ये जो कावोर हैं वो फ्रेंच बोलते थे इटालियन से भी अच्छा। यानी कि इटालियन ये लोग बोलते थे, जो वेल्दी लोग थे, जो धनी लोग थे, और साथ ही में जो एडुकेटेड मेंबर्स थे वो इटालियन बोलते थे। ठीक है, ताकि उनका दबदबा मेंटेन रहे। बट ये जो कावोर है वो फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलते थे इटालियन से। तो a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian force in 1859। यानी कि क्या कह रहा है कि ये जो कावोर थे बहुत सिंपल इंसान थे, और ये क्या थे, ये फ्रांस से इंजीनियरिंग किए हुए थे। यानी कि ये तो थे इटालियन के चीफ मिनिस्टर, बट ये फ्रांस में इंजीनियरिंग किए थे। तो क्योंकि इनके पास टैक्टफुल यानी कि ट्रिक्स बहुत सारे थे, डिप्लोमेटिक अलायंस कैसे अलायंस करना है, तो इस दिमाग से इन्होंने, कावोर ने सार्डिनिया पिडमोंट को ये वो किया, ताकि सार्डिनिया पिडमोंट जो है वो बाकी सारे ऑस्ट्रियन फोर्सेज पे भी, नॉर्थ पे जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था, तो वहां पे उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेज को 1859 में कावोर ने हराया। ठीक है, और सार्डिनिया पिडमोंट की जीत हुई। यानी जो एक एक ही जगह था जिसको प्रिंसली स्टेट रूल कर रहा था, उसकी जीत हुई किसके ऊपर? नॉर्थ के ऊपर। यानी कि इटली अब 1 से 2 हो चुका था। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि जो चीफ मिनिस्टर कावोर है वो काफी सिंपल इंसान थे। ठीक है, ना ही डेमोक्रेट थे, ना ही रिवोल्यूशनरी से। इन्होंने फ्रांस से इंजीनियरिंग करी थी, इसलिए फ्रेंच ज्यादा अच्छा बोलते थे इटालियन से। उनके पास टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस करने का एक ट्रिक था, जिसके थ्रू इन्होंने 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा के, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का नॉर्थ पे राज्य था, उस चीज को सार्डिनिया पिडमोंट की जीत में बदले। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसिप गैरिबल्डी जॉइन द फ्रे। यानी कि जो रेगुलर ट्रूप्स थे, जो रेगुलर आर्मी थे, उनके अलावा एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो गिसिप गैरिबल्डी भी रिवोल्यूशनरीज थे। इनके लीडरशिप में एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने इनको ज्वाइन करा, किसको? चीफ मिनिस्टर कावोर को। 1860 में क्या हुआ? दे मार्च इनटू साउथ इटली। ये अब नॉर्थ के बाद साउथ की तरफ बढ़े, और किंगडम ऑफ टू सिलीज, साउथ में किंगडम ऑफ टू सिलीज था। ठीक है, इस पे भी जीत हासिल की, और साथ ही में इन्हें वहां पे जो लोकल पीजेंट्स थे, जो लोकल किसान थे, उनका भी सपोर्ट मिला, किसे? चीफ मिनिस्टर कावोर को। तो इस तरीके से उन्होंने सार्डिनिया पिडमोंट जीता। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट तो उनका था, नॉर्थ जीता, फिर साउथ जीता। ठीक है, वहां पे किसका सपोर्ट मिला? वहां मिला किसानों का सपोर्ट, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द स्पेनिश रूलर। क्योंकि ये किसान चाहते थे कि ये जो बॉर्बन किंग है स्पेन के, ये हमारे ऊपर से राज इनका हट जाए, ताकि वो उनके साथ ज्यादती करते थे। ठीक है, तो इन्हें किसका सपोर्ट मिला? किसानों का सपोर्ट मिला। नॉर्थ में इन्होंने कावोर ने हराया ऑस्ट्रियन को, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को, और साउथ में इन्होंने हराया बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन को। ठीक है, वहां से इटली अब बचा सिर्फ सेंटर को लेना। ठीक है, नॉर्थ ले लिया, साउथ ले लिया, सार्डिनिया पिडमोंट रखना है। ठीक है, बोल रहा है कि 1861 जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है, वो फाइनली सेंटर भी जीत गए। ये लोग पॉप को हरा के सेंटर भी इन्होंने ले लिया, और फाइनली 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट, जो 7 इटालियन हाउसेस में से सिर्फ एक जो था, वो सार्डिनिया पिडमोंट, जहाँ के राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। क्योंकि इन्होंने ये सातों स्टेट जीता था, तो इनको वहाँ के इटली का जो राजा है वो चुना गया। ठीक है, किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यानी कि अब ये जो सातों इटली मिलके एक इटली बन चुका था। ठीक है, 7 पार्ट्स मिलके यूनिफाई होके एक हो चुका था, इसे हम यूनाइटेड इटली बोलते हैं। और जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है, इन्हें राजा चुना गया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेर वेरी हाई। यानी कि मच ऑफ द इटालियन पीपल के पास क्या था? इनके पास लिटरेसी रेट नहीं था, यानी वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, इटालियन पीपल जो थे वो बहुत ज्यादा अनपढ़ थे, तो ये इस चीज से अनअवेयर थे। यानी कि उनके देश में क्या हो रहा था, जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो यूनिफिकेशन, यानी कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा था, वॉर हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, क्यों हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट
चलते हो रहा था, क्योंकि लोग अनपढ़ थे तो वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पीजेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। जो पीजेंट्स थे जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था साउदर्न इटली में गैरिबाल्डी ने कावोर को सपोर्ट किया था, ठीक है। इनके अंडर में बहुत सारे लोग आए, कौन लोग आए? पीजेंट्स लोग आए, ठीक है। तो जो पीजेंट्स लोग थे ना, उन्होंने इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, यानी कि जो ला इटालिया यूज होता है द इटली के लिए यूज होता है, ठीक है। इटालिया के बारे में इन्होंने कभी भी नहीं सुना था, इटली को इटालिया बोला गया, ठीक है। तो इटालिया के बारे में इन्होंने कभी नहीं सुना था। ये अभी भी मानते थे ये जो ला इटालिया है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे। वो नहीं जानते थे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या बोल रहा है, इटालिया क्या बोला जा रहा है, कौन सा टर्म ये अप टू डेट किया जा रहा है। इन्हें लगता था कि ये जो ला इटालिया है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। जो ला इटालिया है वो वर्ड इटालिया जो वर्ड है उसको लाया गया था नेशनलिज्म के प्रोसेस में। जैसे हम लोग ले सिटी लिव दी फादरलैंड, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ते ले पैट्री, ऐसे फ्रांस में पढ़े थे, उसी तरीके से इटालिया भी एक वर्ड था। बट क्योंकि वहाँ के लोग अनपढ़ थे तो उन्हें लगता था कि जो ला इटालिया है वो विक्टर एमानुएल की वाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली खत्म होता है। इसी के साथ बहुत कम वीडियो इस चैप्टर में बचा रह गया है। अब ये चैप्टर एंडिंग की तरफ है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।